Okay, so this is the second chapter of class 7th NCRT. So here we can see that the topic is about interior of Earth. So interior of Earth is one of the important topic for prelims in UPSC also. What is that interior of Earth? So that sounds like this interior of Earth. And that is in NCRT it has been written like inside our Earth. Inside our Earth, that is interior of Earth in advanced form. Okay, see, the Earth, our homeland, is a dynamic planet. Obviously, it is constantly undergoing changes inside and outside. It is constantly undergoing changes inside and outside. मतलब बाहर भी चेंज हो रहा है और अंदर भी चेंज हो रहा है. Have you ever wondered what lies in the interior of Earth? What is the Earth made up of? I mean, ये कह रहे हैं हमने कभी सोचा है कि भाई अंदर क्या है या पूरा अर्थ किस चीज का बना है. आइए देखते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में. अंदर है क्या, हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है, उसकी जानकारी हम लेते हैं इस एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 7 के थ्रू. जस्ट लाइक एन अनियन, ठीक है, अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर. है ना, एक एक परत है अनियन की तरह. द uppermost layer over the earth's surface is called the crust. So here the uppermost part of the uppermost layer of the earth is known as crust. It is the thinnest of all the layers. Second factor which is important here, second I mean term or the word which is important, thinnest. It is about 35 kilometer. यानी इसका जो ऊपर से ये डेप्थ है वो कितना है, 35 किलोमीटर क्रस्ट का. ओके, ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर. ओशन फ्लोर क्या होता है, थोड़ा पतला होता है. अब देखो कॉन्टिनेंट कैसा है, कॉन्टिनेंट इज लाइक माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स. और जितना ऊंचा कॉन्टिनेंट होता है उसकी डेप्थ भी उतनी ज्यादा ही होती है अंदर, है ना. और ओशन की लेयर क्या होती है, पतली होती है. ओशन की लेयर पतली होती है, ओशनिक क्रस्ट पतला होता है, ऊपर पानी होता है. तो दिस इज द 5 किलोमीटर is the depth of oceanic crust. This is oceanic crust and this is continental crust. का एवरेज डेप्थ कितना है, 35 किलोमीटर. किसका, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का. और ओशनिक क्रस्ट का कितना है, 5 किलोमीटर. क्योंकि ओशनिक क्रस्ट पतला होता है ना. तो इसलिए अब देखो यहाँ पर वही बात हो रही है कि जो अर्थ का इंटीरियर है उसमें कॉन्टिनेंट का थिकनेस, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस अबाउट 35 किलोमीटर है और जो ओशियन फ्लोर है वो 5 किलोमीटर का है. तो ये तो बात है क्रस्ट की, है ना. अब यही तुम देखोगे कि भाई हिंदी में भी कुछ इसी तरह का दिया हुआ है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं, है ना, क्रस्ट कहते हैं. सबसे पतली परत होती है. महाद्वीपीय सहती मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में 35 किलोमीटर, और जो ओशनिक क्रस्ट होता है वो सिर्फ 5 किलोमीटर का है. ये भी हिंदी में वैसा ही है, मतलब जो इंग्लिश में है वही हिंदी में भी है, उसका ट्रांसलेशन जैसा ही है. इसलिए मैं दोनों एनसीईआरटी अभी सामने दिखा रहा हूँ. अभी देखो फिर से अगर हम आते हैं उस पे, तो यहाँ हमने देखा है कि इंटीरियर ऑफ अर्थ में क्रस्ट, और क्रस्ट की बात आ रही है. क्रस्ट किससे बना है मेनली, यहाँ ये बताया जा रहा है कि मेनली क्रस्ट का फॉर्मेशन किससे हुआ है, किस कॉन्स्टिट्यूएंट से हुआ है. तो वो है सिलिका एंड एल्यूमिना. एल्यूमिना दैट इज सियाल बोलते हैं इसको. सिलिका प्लस एल्यूमिनियम इज इक्वल टू सियाल. सिलिका से एसआई प्लस एल्यूमिना से एल, ये हो गया सियाल. ओके, एसआई प्लस एल सियाल. तो सियाल बना है. अब ध्यान रखना हमारा जो क्रस्ट है ना, कॉन्टिनेंट का, मेनली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं,
उसका मास है सिलिका और एल्यूमिना से मिलके बना है। ओशनिक क्रस्ट में मेनली सिलिका और मैग्नीशियम है। तो ये डिफरेंस याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूएंट जो है इसमें कॉन्टिनेंट में वो सियाल है, दैट इज सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। और ओशनिक क्रस्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो सिलिका प्लस मैग्नीशियम। तो ये ओशनिक क्रस्ट दैट इज साइमा एंड दिस इज सियाल। यहाँ पे तुम्हें इस डायग्राम में देखो वैसे ही तुम्हें दिख रहा होगा कि भाई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है उसकी थिकनेस ज्यादा है ना। ये थिकनेस पूरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की है, एवरेज 35 किलोमीटर। और ओशनिक क्रस्ट की थिकनेस सिर्फ 5 किलोमीटर की है ना। नीचे क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये मैग्मा का पार्ट आ जाता है, या फिर इसको कह सकते हो अपर मोस्ट रिजिड मेंटल। मैग्मा नहीं है तो अपर मोस्ट रिजिड मेंटल यानी मेंटल का सबसे ऊपरी पार्ट है। और ये जो रेड बाउंड्री है, दिस बाउंड्री इज डिवाइडिंग क्रस्ट विथ मेंटल। तो ये मेंटल का पार्ट है, ऊपर वाला क्रस्ट का पार्ट है। अभी हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ लिखा भी हो कि जस्ट beneath द क्रस्ट इट इज द मेंटल। उसके नीचे मेंटल है जो कम से कम 2900 किलोमीटर क्रस्ट के नीचे। सपोज 0 to 35 किलोमीटर क्या है क्रस्ट, और 35 से फिर 2900 किलोमीटर तक क्या मिलेगा, मेंटल का पार्ट। ओके, ये ध्यान रखना है। अब इसको इसी तरह से अगर हम अ, इस एस्पेक्ट को हिंदी में भी देखते हैं तो वही सारी चीजें यहाँ पर भी रिपीट होती हैं। हिंदी में भी कुछ भी अलग नहीं है ना। महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, ये भी वही चीजें लिख रहा है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो महासागर है, ओशन है, वो मेनली किससे बना है, सिलिका तथा मैग्नीशियम, साइमा जिसको कहते हैं। मेंटल कहाँ तक है, 2900 किलोमीटर तक है, अभी बताया मैंने। और इसके बाद जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है उसको क्रोड कहते हैं। यानी क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, है ना, तीनों है एक साथ। एक साथ मतलब ऊपर, सबसे ऊपर क्रस्ट, उसके बीच, उसके नीचे मेंटल, और उसके नीचे सबसे नीचे जो है वो है क्रस्ट है। ठीक है, तो क्रस्ट सबसे नीचे आता है। अब देखते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो इस डायग्राम में दो चीजें दिखाई गई हैं, इसको ध्यान से समझ लो। एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और दूसरा ओशनिक क्रस्ट है। यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ये पूरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का दिखाई दे रहा है। ये सब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना। और ये क्या है, येलो वाला पतला वाला पार्ट, ये है ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम इसको देखते हैं। तो ये पता चल गया कौन सा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कौन सा ओशनिक क्रस्ट है। क्रस्ट और मेंटल के नीचे, क्रस्ट और मेंटल के नीचे इनर मोस्ट लेयर होता है उसको कोर कहते हैं। यानी कि अगर तुम ये वाला डायग्राम देखते हो जो हमने सबसे पहले देखा था, तो देखो इनर मोस्ट पार्ट, ये जो रेड वाला है, दिस इज द इनर मोस्ट पार्ट विच इज नोन एज कोर, एंड दिस येलो पार्ट इज नोन एज मेंटल। और उसके ऊपर ये लिथोस्फेयर है ऑरेंज कलर का, और सबसे ऊपर एकदम पतला सा जो परत है वो क्रस्ट है। ठीक है, क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, इन दोनों को मिला के लिथोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, 100 किलोमीटर का जो एरिया होगा ना, देखो 35 किलोमीटर तक तो क्रस्ट है, और 35 से नीचे 100 किलोमीटर, यानी 0 to 100 किलोमीटर जिसमें क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी पार्ट आता है उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है तुम्हें, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर इज इक्वल टू व्हाट, लिथोस्फेयर इज इक्वल टू क्रस्ट प्लस UMRM, अपर मोस्ट रिजिड मेंटल। तो क्रस्ट की थिकनेस कितनी है, 35 किलोमीटर, और उसके नीचे 100 किलोमीटर का जो पार्ट है दैट इज अपर मोस्ट पार्ट ऑफ रिजिड मेंटल, और ये क्रस्ट, दोनों मिलाकर 0 to 100 का जो ये पार्ट है दैट इज नोन एज लिथोस्फेयर। गॉट इट। अच्छा, अब देखते हैं नीचे, लिथोस्फेयर इसको कहते हैं, ध्यान में रखना है। आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर दिखाई देगा, ये देखो, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। ठीक है, यहाँ पर जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट, अच्छा ये तो हो गया, ये अभी मैंने डिस्कस कर ही लिया था, फिर हम वहीं आ गए। वेल,
आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि इनर मोस्ट लेयर जो है, यानी तीन लेयर है ना, अर्थ के तीन लेयर है। ऊपर का पार्ट क्या होता है, दैट इज क्रस्ट, और उसके नीचे मेंटल, और सबसे नीचे कोर। तो मेनली तीन लेयर है, क्रस्ट, मेंटल, मतलब ये क्रस्ट, फिर मेंटल, और सबसे नीचे कोर। और ये तीनों लेयर का पता कैसे चला था, सैटेलाइट पिक्चर से, क्योंकि कोई इतनी गहराई में, इतने डेप्थ में तो जाकर देख नहीं सकता है। सैटेलाइट पिक्चर के थ्रू ही हमें एक धुंधली सी पिक्चर, तस्वीर क्लियर हुई, जिसमें क्रस्ट ऊपर दिखा, मतलब दिखता था कुछ ऐसा है जो इधर अलग दिख रहा है, उसके नीचे कुछ डिफरेंट दिख रहा है सैटेलाइट पिक्चर में, और यहाँ बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है। और इस तरह से तीन लेयर का पता चला, क्रस्ट, मेंटल और कोर का। ठीक है, मेनली तीन लेयर है, मेन लेयर, लेकिन इसके अंदर भी सब लेयर्स हैं। ठीक है, जो हम एडवांस क्लासेस में पढ़ते हैं कि इनके सब लेयर्स कौन से हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि सेवेंथ क्लास के एनसीईआरटी है, तो यहाँ बहुत एडवांस में नहीं जाना है, बहुत डीप में नहीं जाना है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी पूरी कर लेनी है, ताकि कॉन्फिडेंस तुम्हारा हाई होता जाए और आगे एडवांस लेवल से कनेक्टिविटी अपनी बना सको, है ना। तो यहाँ देखो, द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, एंड विच इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। उसको नीफे कहते हैं, है ना, निकल प्लस फेरस, दैट इज आयरन, फेरस को आयरन कहते हैं। द सेंट्रल कोर हैज अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये बात ध्यान में रखने वाली है कि जो कोर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, और मैं ऐड यहाँ पे कर रहा हूँ, डेंसिटी भी उसकी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होती है। तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा होती है, प्रेशर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, है ना। तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी और टेम्परेचर भी यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, और अब देखो, डू यू नो, मैंने कहा था डू यू नो का एक पार्ट तुम्हें देखना है एनसीईआरटी में। जैसे यहाँ पे कह रहा है द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। ठीक है, सिर्फ 1%, कितना पतला लेयर हो सकता है तुम इमेजिन कर सकते हो। 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर। अब इस बात को समझ लो कि कितना पतला क्रस्ट होगा। सपोज ये क्रस्ट है, सबसे ऊपर का जो लेयर है एकदम पतला होगा, है ना। उसके बाद अगर मैं इसको बना दूं, यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दूं, तो ये देखो बिल्कुल पतला वाला जो लेयर है, ये क्या है, क्रस्ट है। और ये पूरे वॉल्यूम का सिर्फ 1% है ना। उसके बाद मेंटल, ये, और ये कोर, और ये क्रस्ट। तो तुम दिखाई भी दे रहा है कि ये सिर्फ 1% है पूरे वॉल्यूम का, है ना। तो इसमें 1% क्रस्ट का है, और हाँ, वो तो भूल ही गया, 84% मेंटल का, ठीक है, और 15% कोर का वॉल्यूम है। 84 प्लस 15 प्लस 1 हो गया ना, 100। 84% वॉल्यूम अकेले मेंटल का है, देख लो तुम कितना बड़ा एरिया मेंटल का है ये वाला। इतना बड़ा वॉल्यूम सिर्फ मेंटल का है। और अर्थ का जो रेडियस है वो 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर, यानी अर्थ का जो रेडियस है ना। अब ये सपोज अर्थ है, तो इसका रेडियस यहाँ से सेंटर तक कितना हो गया, 6371 किलोमीटर, द रेडियस ऑफ अर्थ। सरफेस से सेंटर तक कितना डिस्टेंस है, कितना किलोमीटर, 6371। अब इसका डबल कर दोगे तो डायमीटर हो जाएगा, तो 6371 इंटू 2, ठीक है, वो इसका डायमीटर हो जाएगा। ओके, 12,700 कुछ आएगा, ओके, 12,000 से ज़्यादा, 12,700 से ज़्यादा, तो ये हो जाएगा डायमीटर। अब यहाँ पर यही बता रहा है कि अर्थ का रेडियस इतना है, जो तुम्हें ध्यान में रखना है। और इसमें कोई डेटा में चेंज नहीं होने वाला है, जो अभी तक डेटा एनसीईआरटी में है, यही डेटा तुम एडवांस लेवल तक, क्या अपने आईएएस के एग्जाम के इंटरव्यू तक ये डेटा याद रख सकते हो। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही कोई प्रॉब्लम होगी मैं खुद बताऊंगा तुम्हें कौन सा डेटा नहीं याद रखना है। वेल, रॉक्स एंड मिनरल्स, अब बात करते हैं आगे। हमने अर्थ के तीन लेयर्स को देखे, अभी तीन लेयर्स को देखा हमने, किसको, क्रस्ट, मेंटल और कोर को। अब बात आती है रॉक्स एंड मिनरल्स की। तो यहाँ पर देखो, अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। क्रस्ट, जो सॉलिड पार्ट है अर्थ का, वो बहुत सारे रॉक से बना है ना,
बहुत सारे चट्टानों से मिलकर बना है। और एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। जो मिनरल मैटर है जिसने अर्थ क्रस्ट बनाया है, उस मिनरल मैटर को क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं, है ना। यानी रॉक्स आर मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, रॉक्स बहुत तरह के मिनरल से बनता है। अब ये सारी बातें अगर तुम एनसीईआरटी हिंदी में भी देखते हो तो वही चीजें यहाँ पर भी दी होती हैं, है ना। कि भाई यहाँ देखो, अर्थ का रेडियस यानी इसको हिंदी में त्रिज्या कहते हैं, लगभग 3500 किलोमीटर का है ना, अर्थ का रेडियस। तो ये तुम्हें जो डेटा तुम्हें दिख रहा होगा, इसमें 3500 लिखा हुआ है। और तुम यहाँ देखो, जो यहाँ पर तुम देख सकते हो इंग्लिश वाले में, है ना, यहाँ तुम्हें रेडियस कितना दिखाई दे रहा था? 6371, सॉरी रेडियस। अच्छा, वो इनर मोस्ट लेयर का है 3500, ये ध्यान रखना। अर्थ का रेडियस 6371 है, और इनर मोस्ट लेयर जो है कोर, सिर्फ कोर का रेडियस 350 किलोमीटर है। यानी कि जो डायग्राम हमने देखा था, इसका रेडियस, ये कोर जो है ना, कोर का ये वाला रेडियस कितना है? 3500 किलोमीटर का, 3500 किलोमीटर। तो ये बता रहा है कि भाई जो इनर मोस्ट लेयर इज द कोर with a radius of about 3500 kilometer. Okay, it is mainly made up of nickel and iron. 3500 किलोमीटर का कोर का रेडियस है, हिंदी में भी वही दिया हुआ है और इंग्लिश में भी वही है। बट पूरे अर्थ का रेडियस कितना है? 6371, पूरे अर्थ का है। सिर्फ कोर का रेडियस 3500 है। और कोर किससे बना है? निकल एंड आयरन से, निकल और फेरस से, जिसको नीफे भी कहते हैं। क्रस्ट किससे बना? सियाल से। मेंटल किससे बना? उसके नीचे वाला साइमा से। और कोर किससे बना? निफे से। अभी याद रहेगा कि अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स: सियाल, साइमा एंड निफे। ओके, सियाल इज फॉर क्रस्ट, साइमा इज फॉर मेंटल एंड निफे इज फॉर कोर। कोर में निफे है, निकल और फेरस है। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम है। क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम है। ओके, अच्छा, इससे ये बात भी पता चलती है कि सिलिका और एल्यूमिनियम सबसे हल्का है, लाइटर है, इसीलिए सबसे ऊपर है। और निफे, निकेल और फेरस यानी लोहा और निकल सबसे भारी है, इसलिए अर्थ के सबसे सेंट्रल पार्ट में निफे है। सेंट्रल पार्ट क्या है? कोर है, वहां पर निफे प्रेजेंट है। ओके, ये ध्यान में रखना है। अब देखो, हम बात कर रहे थे मान लो कि रॉक्स और मिनरल्स की, तो यहाँ भी वही कहा जा रहा है कि भाई जो रॉक्स हैं, यानी अर्थ की जो पट्टी है, क्रस्ट है, वो क्रस्ट बहुत तरह के रॉक्स से बनी है। और रॉक्स किससे बना है? वो मिनरल से बना है, मिनरल मैटर से बना है ना। तो मिनरल मैटर से बने हुए किसी भी नेचुरल, है ना, बॉडी को क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं। और रॉक क्या होता है? अलग अलग कलर का, अलग अलग शेप का और अलग अलग स्ट्रक्चर का हो सकता है। हो सकता है क्या? होता ही है। ओके, ये भी ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पर देखो, हम रॉक्स की बात करते हैं मान लो, तो कुल मिला के यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रॉक्स बहुत सारे मिनरल से बनता है ना। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब रॉक्स कितने टाइप का होता है, ये तो मैंने अभी बता दिया, हिंदी में भी यही बात थी। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर, एंड देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। 3 तरह के रॉक्स होते हैं, ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लो। व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स, जब मॉल्टन मैग्मा, मैग्मा क्या होता है? मॉल्टन रॉक्स, यानी मॉल्टन मैग्मा जो अर्थ के अंदर है, वो जब बाहर आता है वोल्केनो से, तो ठंडा होता है। और ठंडा होने के बाद क्या होता है? सॉलिड हो जाता है ना। तो वोल्केनो से जो मैग्मा बाहर आता है, वही ठंडा होके सॉलिड बनता है। और इस तरह से क्या बनता है? रॉक्स। ओके, और क्योंकि मैग्मा से बना है, मैग्मा मीन्स फायर, और फायर को हम इग्निस कहते हैं। इग्निस लैटिन वर्ड है, देखो यहाँ पे लैटिन वर्ड इग्निस का मतलब होता है फायर। और उससे जो रॉक बना है उसको क्या कहेंगे? इग्नियस रॉक। तो रॉक्स जो फायर से बना है, यानी वोल्केनो से निकला, फायर से निकला, उसको इग्नियस रॉक कहते हैं।
और इग्नियस रॉक्स आर आल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक्स। ओके, इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ के ऊपर सबसे पहले जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ, उस वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू जो मैग्मा निकला, दैट मैग्मा इज गोइंग टू, मैग्मा क्या हुआ, स्प्रेड आउट हो गया पूरा सरफेस पे निकलने के बाद, स्प्रेड आउट हो गया। और स्प्रेड आउट होने के बाद क्या हुआ इस मैग्मा को, ये मैग्मा यही सॉलिड होकर क्या बना, क्रस्ट बना। और इसी को हमने क्या नाम दिया, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान जिसको कहते हैं, वो मैग्मा के, जो मैग्मा अर्थ के अंदर से वोल्केनो के थ्रू आया और फैल गया। फैलने के बाद कूल हो गया, सॉलिडिफाई हो गया और ये रॉक बना। अब सबसे पहले अर्थ के सरफेस पर यही रॉक आया, इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान, इसीलिए इसको प्राइमरी रॉक कहते हैं, यानी प्राथमिक चट्टान कहते हैं, प्राइमरी रॉक। इसके बाद ही सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक आया, इसके बाद इग्नियस के बाद। सेडिमेंट्री तीन तरह के रॉक्स होते हैं ना, बताया था, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और इग्नियस। तो सबसे पहले इग्नियस आया, इसलिए इग्नियस को क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक कहते हैं। आया कैसे, मैग्मा के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर यही बातें लिखी गई हैं कि भाई इग्नियस रॉक को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। और दो तरह के इग्नियस रॉक होते हैं, दो तरह के इग्नियस रॉक होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। ओके, अब देखो, इंट्रूसिव मतलब जो अंदर के रॉक्स हैं, इग्नियस। यहाँ पर मैं डायग्राम से थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, जो बुक में थोड़ा नहीं है। अब देखो, ये जो मैग्मा है ऊपर आ गया, बाहर सरफेस पर आ गया, दैट इज एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब बाहर का मैग्मा या बाहर का इग्नियस रॉक। कभी कभी क्या होता है, मैग्मा सरफेस के नीचे इकट्ठा हो जाता है, ओके, और क्रैक्स में जमा होके सॉलिडिफाई हो जाता है, तो हम कहते हैं इंट्रूसिव, आंतरिक आग्नेय चट्टानें। और ये क्या है, एक्सक्लूसिव, बाहरी आग्नेय चट्टानें। तो जो अंदर में ही मैग्मा ठंडा हो गया, उसको इंट्रूसिव, और जो सरफेस पर एक्सपोज होकर ठंडा हुआ, दैट इज एक्सक्लूसिव मैग्मा। और मैग्मा ही क्या हुआ, सॉलिडिफाई होकर क्या बना, रॉक्स बना। ओके, दैट्स व्हाई इंट्रूसिव रॉक्स मींस अंदर वाला मैग्मा, एक्सक्लूसिव रॉक्स मींस बाहर वाला मैग्मा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, कैन यू इमेजिन लावा। तो ये कह रहा है, कैन यू इमेजिन कि जो लावा है वो कमिंग आउट फ्रॉम द वुल्केनोस। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ एक बात कही जा रही है, इसको ध्यान से देखो। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वुल्केनोस। लावा इज एक्चुअली फियरी रेड मॉल्टन मैग्मा। इस बात को ध्यान में रखना, लावा होता क्या है। तो लावा इज फियरी रेड मॉल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ ऑन इट्स surface, जैसा कि मैंने अभी डायग्राम में दिखाया। when this molten lava comes on the earth surface, जब ये molten lava, molten मतलब melted, पिघला हुआ, क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा हीट होता है, अर्थ के इंटीरियर में बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से वहां पर जो मिनरल्स हैं या रॉक्स हैं, किस फॉर्म में है, मॉल्टन फॉर्म में। और जब ये मॉल्टन लावा अर्थ सरफेस पे आता है, कैसे, वुल्केनो के इरप्शन के थ्रू, है ना, तो ये फिर ठंडा होता है और ठंडा होकर सॉलिड होता है। और इस तरह से जो रॉक बनता है बाहर आकर, अभी बताया था मैंने, उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, उसका वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, यानी उस रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स होते हैं बहुत बारीक होते हैं, महीन होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे इग्नियस रॉक को बसाल्ट नाम दिया जाता है। और हमारा पूरा जो डेक्कन प्लेटू है इंडिया का, वो बसाल्ट रॉक का बना है, यानी इग्नियस रॉक का बना है। ठीक है, और कहता है कि कभी कभी मॉल्टेन मैग्मा ठंडा हो जाता है अंदर ही, डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अभी दिखाया था मैंने डायग्राम में। तो जो मैग्मा अंदर ही ठंडा हो जाता है, वो क्या होता है, उसको इंट्रूसिव इग्नियस कहते हैं। ओके, और वो धीरे धीरे ठंडा होता है क्योंकि एक्सपोज नहीं है एटमोस्फेयर में। तो सिंस दे कूल डाउन स्लोली, दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। अब यहाँ पर जो बात आ रही है, देखो कि जो मैग्मा सरफेस पे है, इसके छोटे छोटे ग्रेन्स होंगे, यानी मिनरल्स जो बनेगा ना उस रॉक्स में, छोटे छोटे मिनरल्स और ग्रेन्स होंगे। जो इंट्रूसिव मैग्मा है, इसके ग्रेन्स थोड़े ज्यादा बड़े होंगे। ओके, क्यों?
क्योंकि ये जल्दी ठंडा हो रहा है, तो इसके क्रिस्टल्स स्मॉल होते हैं, इसके क्रिस्टल्स लार्ज होते हैं क्योंकि स्लोली ठंडा हो रहा है। अर्थ के नीचे है ना, अर्थ के नीचे गर्मी ज्यादा है, तो स्लोली ठंडा होता है। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स के, वो बड़े होते हैं, लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखना कि इग्नियस रॉक एक्सक्लूसिव भी और इंट्रूसिव भी है। अब जो बहुत महीन है, फाइन, वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, वो तो एक्सट्रूसिव है। और डेक्कन प्लेटो में इस तरह का रॉक्स मिलता है। ओके, और वो एक्सट्रूसिव मैग्मा का ही पार्ट है। डेक्कन प्लेटो वाला जो रॉक है वो एक्सट्रूसिव मैग्मा का ही पार्ट है। देखो, सिंस दे कूल डाउन स्लोली, अंदर वाला, दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ सच अ रॉक। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। कहने का मतलब ग्रेनाइट के जो ग्रेन्स होंगे वो थोड़े बड़े होंगे, बसाल्ट के ग्रेन्स होंगे छोटे होंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि बसाल्ट क्या है, जल्दी ठंडा हुआ था और ये देर से ठंडा हुआ। अभी कहता है कि यानी इग्नियस रॉक के दो एग्जाम्पल हो गए, ध्यान रखना, इग्नियस रॉक के दो एग्जाम्पल हो गए, एक बसाल्ट रॉक और दूसरा ग्रेनाइट रॉक। ग्रेनाइट रॉक के ग्रेन्स बड़े होते हैं, बसाल्ट के छोटे होते हैं क्योंकि वो एक्सपोज्ड है और ये धरती के अंदर है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर। धरती के अंदर मतलब बहुत ज्यादा गहराई में नहीं है, सरफेस से थोड़ा नीचे है बस, जैसे माइंस वगैरह से निकालते हैं ना, खदानों से, तो वहां से इस तरह से तुम निकाल सकते हो ग्रेनाइट रॉक्स को भी। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट रॉक्स क्योंकि मोटे दानों के होते हैं, तो उनको ग्राइंडर यूज करके उसका पेस्ट या पाउडर बना दिया जाता है। ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। These smaller fragments are known as sediments। इस बात का ध्यान रखना, जो रॉक्स टूटता है, क्रैक होता है, एक दूसरे से टकराता है, वो छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बारीक महीन बन जाता है, जिसको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। ओके, इस बात का ध्यान में रखना है इसको, कि सेडिमेंट्स क्या होता है। इसको एडवांस लेवल पे जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा सेडिमेंट्स बनता कैसे है ना। यहाँ तो सिर्फ ये बताया जा रहा है सेडिमेंट्स होता क्या है। इसलिए एनसीईआरटी का जो लेवल है चेंज होता रहता है, और जैसे जैसे तुम एडवांस एनसीईआरटी पे आओगे, अब यही सेंटेंस चेंज भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अभी बेसिक लेवल पे यानी 6 7 स्टैंडर्ड में बहुत डेप्थ में नहीं जाते ये लोग। ओके, एनसीईआरटी वाले, क्योंकि बच्चों की बुक्स है, भले ही इसका यूज हम आईएएस में भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की किताबें होती है, तो इसको ये क्या करते हैं कि भाई आप इसको मतलब कहीं से भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनाते हो, क्योंकि उनके लिए मुश्किल हो सकता है। और अगर तुम सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत एडवांस बुक में चले जाओगे, तो ये तुम्हें बच्चों जैसी बातें लगेंगी, और कई बार याद भी नहीं होता क्योंकि हम इसको इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि ये तो सब लगता है सबको पता होता है। अब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के बाद ये एहसास होता है कि हम काश वो बेसिक चीजें भी कर पाते, है ना, तभी तो कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। तो इसलिए ये चीजें, ये क्लास भी, ये सेशन इसलिए जरूरी है, पहले बेसिक कर लो। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर कि अच्छा, यहाँ पे आ चुके थे हम, रॉक्स के बारे में बात कर रहे थे कि मुख्य रूप से कितने रॉक्स होते हैं मेनली, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ हिंदी में इसको लिखा गया है ये सारी बातें, कि मेल्ट होने के बाद मैग्मा, जो मेल्टेड मैग्मा है वो ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाता है, और उस तरह से जो रॉक्स बनता है उसको इग्नियस रॉक या आग्नेय सेल कहते हैं। इसको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, प्राथमिक सेल भी कहते हैं। और इग्नियस रॉक दो तरह का होता है, मैंने बताया, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। ओके, अब फिर से वही बातें चल रही हैं, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की आप कल्पना कर सकते हैं, तो वो आग की तरह लाल द्रवित, है ना, रेड फियरी हॉट मैग्मा होता है ना, अभी बताया था इंग्लिश में। आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जबकि द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, द्रवित मतलब मॉल्टन लावा, तो तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, और तेजी से ठंडा होता है तभी तो इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, फाइन होते हैं। जबकि जिसको महीन दानों वाली भी कहते हैं, जैसे बसाल्ट रॉक अभी बताया था,
डेक्कन प्लेटू बसाल्ट से बना है। मॉल्टेन मैग्मा कभी कभी जो क्रस्ट है उसके अंदर ही ठंडा हो जाता है, और इस प्रकार जो रॉक्स, हार्ड रॉक्स बनते हैं उनको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स धीरे धीरे ठंडा होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में एक्सपोज नहीं है, तो धीरे धीरे ठंडा होने की वजह से इसमें क्या होता है, इसके जो बड़े दाने, ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं, और ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल अभी बताया था मैंने, है ना। अब इन बड़े दानों का लेई या मसालों तथा चूर्ण बनाने के लिए, है ना, ग्रिंडर रॉक्स यानी अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वो भी ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। ओके, तो ये सारी बातें हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि हिंदी के जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी जो है कंफर्टेबल फील करें, और इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं वो भी कंफर्टेबल फील करें, है ना। और यहाँ देखो, जो रॉक्स हैं, कह रहा है कि जो रॉक्स लुढ़क कर, चटक कर, है ना, एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, इन छोटे कणों को अवसाद यानी सेडिमेंट्स कहते हैं। और ये सेडिमेंट्स हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं, और ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं, और इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। तो ये ठीक ऐसा ही तुम्हारा देखो यहाँ लिखा हुआ है कि जो रॉक्स हैं वो जब नीचे टूट कर गिरते हैं पहाड़ों से, क्रैक भी करते हैं, है ना, क्योंकि नदियां उनको नीचे तक ले आती है, एक दूसरे से टकराते भी हैं, और छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। और दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डेपोजिटेड बाय विंड, ओके, वाटर एटसेट्रा। ये जो सेडिमेंट्स हैं इनको कौन लेकर जाता है, या तो विंड उठा के ले जाएगा, क्योंकि देखो रॉक्स, जो चट्टान थी, है ना, जो चट्टान थी वो क्या हो गया, टूटने फूटने के बाद बहुत फाइन हो गया। मान लो इस पे बहुत सारा टूटने फूटने के बाद ये क्या हो गया, फाइन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो गया। अब इस फाइनल पार्टिकल्स को विंड भी ले जा सकता है, और रिवर्स भी अपने साथ बहाकर ले जा सकती है। इस तरह से इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, किसके थ्रू, विंड और वाटर के थ्रू। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है कि विंड और वाटर के थ्रू उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, वही जो फाइन सेडिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डेपोजिटेड बाय विंड वाटर एटसेट्रा, है ना। एटसेट्रा कहाँ पढ़ोगे, एडवांस क्लासेस में। तभी मैं कह रहा हूँ यहाँ पूरी बातें एनसीईआरटी में क्लियर नहीं है, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे और एडवांस क्लासेस में, तो ये बातें क्लियर होंगी। सिर्फ दो एजेंट नहीं है, टोटल 5 एजेंट हैं जिनको, जो ये सेडिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. Okay, and this type of rocks are called as sedimentary rocks, यानी अवसादी चट्टानें। यानी एक एक करके जब परत बैठती है ऐसे नदी द्वारा लाए जाने के बाद, सपोज ये एक लेयर है, उसके पहले की ये एक लेयर थी, है ना, फिर उसके पहले की कोई और लेयर थी, तो जितनी भी लेयर्स बनती हैं, है ना, ये लेयर्स के फॉर्म में हार्ड हो जाते हैं, कॉम्प्रेस्ड होके। वो एक के ऊपर एक लेयर नदियां क्या होती हैं, गिराती रहती हैं ओशन में, है ना। पहली लेयर ये है जो सबसे पहले गिराई गई थी नदी के द्वारा, यानी अवसाद और सेडिमेंट्स। फिर दूसरा जो सेडिमेंट्स आया उसका लेयर ये है, थर्ड सेडिमेंट्स जो इसका लेयर ये है, इसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंडस्टोन किससे बना है, ग्रेन्स ऑफ सैंड से। सैंडस्टोन किसका एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक का। ये हमेशा ध्यान रखना, ये सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है। ओके, these rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them। ठीक है, तो ये सैंडस्टोन जो है ये ग्रेन्स ऑफ सैंड से बना है, इस बात का ध्यान रखना है। और इस सैंड में, यानी इस सेडिमेंट में फॉसिल्स, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है इस बात को मत भूलना, इग्नियस रॉक्स में फॉसिल्स नहीं मिलेगा तुम्हें। फॉसिल्स मतलब जीवाश्म, यानी जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके रेमिनेंट्स नहीं मिलते हैं, जिनको हम फॉसिल्स कहते हैं। इसमें
किस में नहीं मिलते? इग्नियस वाले में, लेकिन इसमें मिलेंगे। किस में मिलते हैं? सेडिमेंट्री में। कई बार प्रीलिम्स में ये पूछा भी गया है कि किस रॉक में, बहुत पहले जो प्रीलिम्स एग्जाम में एमसीक्यूज आते थे उसमें पूछा जाता था कौन से रॉक में फॉसिल्स मिलते हैं। तो ध्यान रखना, इग्नियस रॉक में नहीं मिलते क्योंकि बहुत गर्म होता है और अर्थ के अंदर से मैग्मा आता है। तो अर्थ के अंदर इतनी गर्मी में, इतनी हीट में कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करता है। ठीक है, इसलिए इससे जो मैग्मा निकलता है उस मैग्मा में कोई फॉसिल्स नहीं होता है। बट माउंटेन से जो रॉक्स रोल डाउन होते हैं, है ना, माउंटेन्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। और जो माउंटेन्स हैं बड़ी बड़ी ओशियंस के कॉन्ट्रैक्शन से बने हैं। जहाँ पर आज तुम्हें फोल्ड माउंटेन दिखता है, वहाँ बहुत पहले ओशन हुआ करते थे। और ओशन होगा तो मरीन ऑर्गेनिज्म होगा, और मरीन ऑर्गेनिज्म मरने के बाद क्या होते हैं, इसी माउंटेन्स के सेडिमेंट्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। और इसलिए जो माउंटेन्स सेडिमेंट से बने होते हैं उसमें फॉसिल फ्यूल्स भी मिलेंगे। यानी जो माउंटेन्स ओशन के या रिवर के सेडिमेंट से बनते हैं उसके अंदर फॉसिल फ्यूल्स भी मिलेंगे, जीवाश्म भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये माउंटेन जिससे बने हैं सेडिमेंट से, उस सेडिमेंट्स में समुद्री जीवों का अवशेष भी है, उनकी डेड बॉडीज रेमिनेंट्स भी हैं। ठीक है, और इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक्स में, इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अगले एडवांस क्लासेस में। फिलहाल ये मैं जानकारी अपनी तरफ से भी दे दे रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत भी जो कंफ्यूजन हो दूर हो जाए, है ना। इनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अब एग्जाम्पल में सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या है? सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। ठीक है, सैंड अगर नदी के द्वारा रिवर्स क्या कर रही हैं, रिवर्स सैंड को लेकर जा रही है, जैसे ये देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और इनको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, रिवर्स ने गिरा दिया, तो गिरने के बाद यही कई सालों के बाद सॉलिडिफाई हो जाएंगे और बन जाएगा क्या? सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना। सेडिमेंट्री रॉक्स इस तरह से सेडिमेंट से कन्वर्ट हो जाते हैं। सेडिमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स। ये ध्यान रखना हमेशा कि सेडिमेंट ही सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट होते हैं। और ये सेडिमेंट्स कहाँ से आते हैं? ये सेडिमेंट्स कैसे, अभी बताया था ना, रॉक्स में बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ होती है, टूटना फूटना, ब्रेक होना। ठीक है, किसी भी तरह से रॉक्स टूट फूट के, यानी उसको क्लाइमेट तोड़ सकता है, मान लो बारिश ने भी तोड़ दिया। ठीक है, सन के टेम्परेचर से भी वो फट गया, गर्मी में चट्टानें फैल जाती हैं, उससे भी फट जाता है। तो इन कारणों से ये टूट फूट के फाइनर सेडिमेंट्स में बदल गए। और वो जब सेडिमेंट्स एक जगह इकट्ठा होने लगे, एक के बाद एक लेयर, है ना, तो निचले वाले लेयर पे प्रेशर ज़्यादा पड़ा और नीचे वाला लेयर किस में कन्वर्ट हो गया? रॉक्स में कन्वर्ट हो गया। और इस रॉक्स को क्या नाम दिया? सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो फिलहाल। आगे देखो, इसके बाद क्या है कि जो सैंडस्टोन है ना, वो, अच्छा ये रॉक्स, इसमें फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स हैं, कहते हैं कि इसमें फॉसिल्स हैं, प्लांट के फॉसिल्स हैं, एनिमल्स के फॉसिल्स हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स हैं दैट वंस लिव्ड ऑन देम। जो फॉसिल्स, यानी ये ऑर्गेनिज्म पहले जिंदा हुआ करते थे और वो पानी में थे, उस पानी में जो सेडिमेंट्स था, मरने के बाद उसी सेडिमेंट्स में मिक्स हो गए और वो सेडिमेंट्स रॉक्स बन गया। तो उनके फॉसिल्स तो आज मिलेंगे ना, जो पहले जिंदा थे। तो these rocks may also contains fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them। ठीक है, उसी ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये तीसरे टाइप के रॉक्स की बात हो रही है, मेटामॉर्फिक। सेडिमेंट्री को हमने देख लिया कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है ये हमने देखा। और अब तीसरा हम देखेंगे कि मेटामॉर्फिक क्या होता है। इसी तरह से तुम्हें हिंदी में भी देख सकते हो कि जो शैल, शैल मतलब क्या होता है? रॉक्स। जो चट्टाने लुढ़क कर, है ना, चटक कर, एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, उनको अवसाद कहते हैं, ये बताया था मैंने। और इनसे बनता है क्या? अवसादी सेल। ओके, अवसादी सेल मीन्स दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। और यहाँ तुम देखो, यही बात दोहराई जा रही है हिंदी में भी कि ये अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। जो मैंने भी डायग्राम में बताया था, इस तरह से हवा और जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर
इकट्ठा करता है, और लेयर बाय लेयर जब इकट्ठा होती है तो निचला वाला लेयर दबकर कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं, यानी चट्टान की लेयर बनाते हैं, रॉक्स की लेयर बनाते हैं, और इस तरह के रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर, है ना, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन किसका एग्जाम्पल है? बलुआ पत्थर किसका एग्जाम्पल है? सेडिमेंट्री रॉक्स का। रेत के दानों से बनता है, अभी बताया था। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। उनके जीवाश्म इसमें हो सकते हैं। इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स में बताया था ना अभी, इसके रेमिनेंट्स है जो फॉसिल फ्यूल्स है। अच्छा, अब अगली बात आती है थर्ड टाइप के रॉक्स की, इसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि सेडिमेंट्री रॉक्स किसको कहा जाता है। अब ये देखो, दीज लूज सेडिमेंट्स तो हो गया, यहाँ से आप बात करते हैं इस पैराग्राफ से। तो सी दिस पैराग्राफ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स can change into metamorphic rocks. I have told you that there are three types of rocks. What are they? Igneous, sedimentary, and metamorphic. What they are saying that igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. Heat और pressure में वो क्या होता है? Change हो जाता है. For example, clay changes into slate and limestone into marble. देखो सेडिमेंट्री रॉक्स, यहाँ पर एक पिक्चर तुम्हें दिखाई जा रही है। इस पिक्चर में तुम्हें दिख रहा है, धुंधला सा दिख रहा है, बहुत क्लियर नहीं है ना। यहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स किस में कन्वर्ट हो रहा है? मेटामॉर्फिक में। अभी मैं इसको भी समझा दूंगा कैसे हो रहा है। फिलहाल ये देखो, यहाँ फॉसिल्स पर भी ग्लॉसरी में ये देख सकते हो। फॉसिल्स क्या होता है? मैंने बताया था, द रेमिनेंट्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। ठीक है, जो चट्टानों की परतों में दब जाते हैं। कौन दब जाते हैं? मृत पौधे तथा जानवर, और साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अभी लिखा हुआ था, यानी सूक्ष्म जीव भी, उनके भी जो डेड बॉडीज हैं, वो जो रेमिनेंट है, वो ट्रैप होते हैं, उनको भी फॉसिल्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो, अब हम बात कर रहे थे मेटामॉर्फिक की। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनता है? सपोज यहाँ देखो, सेडिमेंट्री रॉक्स है। सेडिमेंट्री रॉक्स ये है, अगर इस पर ऊपर से एक और लेयर बन गई, इस लेयर का प्रेशर, ठीक है, और अंदर से सपोज मैग्मा का हीट आ रहा है, हीट आ रहा है, तो इस हीट और ऊपर के प्रेशर यानी दबाव, और नीचे का हीट यानी ऊष्मा, ऊष्मा एवं दबाव, इन दोनों के कारण जो इसके बीच का लेयर है ना, रॉक्स के बीच का लेयर है, ये बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा दबाव में आ जाता है, और दबाव में आने के कारण इसका जो फीचर है वो चेंज हो जाता है। और ये हो सकता था पहले सेडिमेंट्री रॉक था, लेकिन अब ये क्या बन गया? मेटामॉर्फिक। हो सकता था पहले इग्नियस रॉक था, लेकिन अब क्या बन गया? मेटामॉर्फिक। अगर इग्नियस मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हुआ तो उसको इग्नियस मेटामॉर्फिक बोलेंगे। अगर सेडिमेंट्स मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक, तो उसको तो सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक बोलेंगे। ठीक है, मेटामॉर्फिक दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन? सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस मेटामॉर्फिक। ठीक है, क्यों हो सकते हैं ये? क्योंकि इसमें उसी सेम इग्नियस में प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा और हीट बहुत ज़्यादा लगा, या सेम सेडिमेंट्री में प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा, हीट ज़्यादा लगा, तो वो क्या हो गया? सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक। ओके, समझ गए मेटामॉर्फिक कैसे बनता है? और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेटामॉर्फिक रॉक्स आर द टफेस्ट रॉक, हार्डेस्ट रॉक, ओके, रिजिडिएस्ट रॉक। तो टफेस्ट, हार्डेस्ट, रिजिडिएस्ट, ओके, रिजिडिएस्ट। और इस तरह से जो रॉक्स बनते हैं, है ना, ये रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक कहलाते हैं। कैसे बनते हैं ये ध्यान रखना है, प्रेशर और हीट की वजह से, बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर की वजह से, तो इनको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। अब जैसे देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इस जगह पर, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक, अभी बताया था, अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल क्ले, क्ले changes into
स्लेट एंड लाइमस्टोन चेंजेस इनटू मार्बल। देखो, क्ले सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ पर, और क्ले किस में चेंज हो गया? स्लेट में। ओके, लाइमस्टोन ये मेटामॉर्फिक रॉक ही है और मार्बल में चेंज हो गया। तो ध्यान रखना, एक और पॉइंट मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, जो लाइमस्टोन जो है वो खुद मेटामॉर्फिक रॉक है, लाइमस्टोन से मार्बल बन गया, है ना। तो अब ध्यान रखना, मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी, खुद मेटामॉर्फिक रॉक्स में, चाहे वो सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक हो या इग्नियस मेटामॉर्फिक हो, इस मेटामॉर्फिक में भी अगर हीट और प्रेशर आ गया तो ये मेटामॉर्फिक भी मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकता है। तो मेटामॉर्फिक तो था ही, उसमें और ज्यादा प्रेशर और हीट हुआ तो इसमें दूसरे टाइप का रॉक बन जाएगा। ठीक है, मेटामॉर्फिक भी मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकता है, सेडिमेंट्री भी मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकता है, और इग्नियस भी मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम अभी तक देख चुके हैं कि भाई जो रॉक्स है वो कितने तरह का होता है। ओके, नाउ सी, तीन तरह का रॉक हो गया, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। अब यहाँ बात हो रही है रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, है ना, रॉक्स बहुत हमारे लिए यूजफुल होते हैं। एक मिनट होल्ड करना, मैं चार्जर इसमें सेट कर लूँ, इसकी बैटरी लो हो रही है। ओके, तो अच्छा, हम यहाँ बात कर रहे थे, अब इसको देखो, अगर हम इसी को हिंदी में भी देखते हैं तो सेम चीजें हैं, वहां भी दिखाई दे रही है हमें। क्या दिखाई दे रही है जो अभी इंग्लिश में हमने देखा? आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। वही कायांतरित मतलब मेटामॉर्फिक। क्यों? हाई हीट और प्रेशर की वजह से। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाएगी, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चूना पत्थर सेडिमेंट्री है, किसमें बदल गया? मेटामॉर्फिक में। चिकनी मिट्टी सेडिमेंट्री है, किसमें बदल गया? मेटामॉर्फिक में। और मेटामॉर्फिक भी मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकता है, जो मैंने बताया। हम देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7th का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर देखने के लिए आप पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हो, है ना। इसके पहले की वीडियोस भी आप चैनल पे देख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, जो हम रॉक्स को अभी फिनिश करने जा रहे हैं, यानी इस टॉपिक को, इसमें यहाँ देखो, ये, हाँ, रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। अब ये बात कर रहा है कि रॉक्स हमारे लिए बहुत यूजफुल है। हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स। रॉक्स का यूज रोड्स में होता है, हाउसेस में, घर बनाने में और बिल्डिंग्स को बनाने में। तुमने देखा होगा जब ये घर वगैरह, रोड वगैरह बन रहा है तो उसमें बहुत सारे स्टोन्स का यूज होता है, पत्थरों का यूज होता है ना। और स्टोन्स का गेम्स में भी यूज होता है। जैसे शायद तुम खेलते होगे, या पहले तो हम लोग भी खेला करते थे, सेवन स्टोन्स, उसको पिट्ठू कहते हैं, है ना। हॉप स्कॉच, टप्पू किटकिट, फाइव स्टोन्स गिट्टी, ये सब स्टोन से ही गेम खेले जाते थे पहले के टाइम में। आजकल तो टाइम नहीं मिलता। आजकल की नई जनरेशन के जो बच्चे हैं वो फोन वगैरह या फिर गेम्स में, इंडोर गेम्स में ज़्यादा रहते हैं, आउटडोर गेम्स मुश्किल हो पाता है। कल्चर और सोसाइटी भी वैसी नहीं रही, सोसाइटी में बहुत चेंज आ चुका है, तो ये सारी चीज़ें भी बदल रही हैं। अब देखो यहाँ पर है लेट्स डू, कहता है हमें क्या करना है। कलेक्ट पिक्चर ऑफ सम मॉन्यूमेंट्स एंड फाइंड आउट। ये सब बच्चों के लिए, तुम्हें यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, हाँ, स्कूल लेवल पे जो पढ़ रहे होगे वो ये सब कर सकते हो। बाकी यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, आईएएस के लिए तुम्हें इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। ओके, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस इनटू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये डायग्राम, जैसे मैंने तुम्हें हल्का सा बताया था, इस डायग्राम में तुम देखकर समझ जाओगे। ये सेडिमेंट्री रॉक है, ये मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो गया, और मेटामॉर्फिक फिर मेल्ट होके मैग्मा में कन्वर्ट हो गया, और मैग्मा
को हम इग्नियस रॉक भी कहते हैं। ओके, यानी मैग्मा से जो रॉक बनता है उसको इग्नियस रॉक कहते हैं। और ये इग्नियस रॉक में जब टूट फूट होगी तो टूट फूट होकर सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही सेडिमेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर, सेडिमेंट्री रॉक्स में। और सेडिमेंट्री रॉक्स में जब हीट और प्रेशर ज़्यादा होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटामॉर्फिक में। ठीक है, और सेडिमेंट्री रॉक्स जब मेल्ट होगा तो ये फिर मैग्मा में भी कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और ये सेडिमेंट्स क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स। और सेडिमेंट्री रॉक्स फिर टूट फूट के सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, इग्नियस रॉक्स, ओके, ये भी मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकता है ना। और मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी टूट फूट होगा, यानी वो रॉक्स टूटेगा तो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में बदल जाएगा। तो इसको रॉक साइकिल कहते हैं। ठीक है, यानी सारा रॉक जो है एक दूसरे, मतलब तीनों रॉक का कन्वर्जन हो सकता है। तीन रॉक्स कौन से, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। और ये जो कन्वर्जन होता है इसको हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं, है ना। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक changes into another type under certain condition in a cyclic manner, and this process of transformation of the rock from one to another is known as rock cycle. ओके, पहला को थोड़ा सा समझ लेना, व्हाट इज रॉक साइकिल। तो ये तुमसे यूपीएससी के एग्जाम में कभी डायरेक्टली नहीं पूछेगा व्हाट इज रॉक साइकिल, बट अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है रॉक साइकिल को लेकर, तो आईएएस के एग्जाम में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो तुम्हारे इस तरह की अंडरस्टैंडिंग, कहते हैं ना कि जिन लोगों की 10th तक स्टडी अच्छी हुई है उनको आईएएस, उनका आईएएस बनना आसान होता है। क्यों, क्योंकि उनका बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत स्ट्रांग होती है, और इसी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी क्रैक करते हैं, है ना। एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस आईएएस में पूछे जाते हैं उसको क्रैक कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि रॉक साइकिल किसको कहती है, मैंने बता दिया। यू हैव ऑलरेडी लर्न, मैंने पहले भी बताया था कि जब मॉल्टेन मैग्मा ठंडा होता है तो वो सॉलिडिफाई होकर इग्नियस रॉक बनाता है, और ये स्मॉल पार्टिकल्स में ट्रांसपोर्ट और डेपोजिटेड होते हैं तो फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। और ये सब बता चुका हूँ, प्रेशर हीट और चेंज होने से फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी कन्वर्ट होता है, जिसको हम फिर ये सॉलिडिफाई हो जाता है। ओके, तो अब देखो सारा प्रोसेस तो मैंने पहले ही बता दिया था। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, यहाँ ध्यान देना है कि रॉक्स अलग अलग तरह के मिनरल से बना होता है। मैंने बताया ना, रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, यानी रॉक है तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे। मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस व्हिच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। बात को एकदम अपने दिमाग में फिट कर लो। यहाँ दो तरह की डेफिनेशन दिखाई दे रही है। There are two types of definitions are here. One is one definition is related with the rocks, another definition is related with the minerals. So there are two types of definition. इसको ध्यान में रखना, minerals किसको बोलते हैं और rocks किसको बोलते हैं। Minerals are very important to humankind for the welfare of humankind. Some are used as fuels, for example, coal, natural gas, and petroleum. They are also used in industries, iron, aluminium, gold, uranium, मेडिसिन, फर्टिलाइजर में इनका यूज है। मिनरल्स के भी बहुत सारे यूजेस हैं, और इतनी डिटेल में अभी नहीं बताया गया है, बहुत शॉर्ट में ये पैराग्राफ लिखा गया है, क्योंकि एनसीईआरटी है, वो भी 7th स्टैंडर्ड की। आगे जाओगे, आगे स्टैंडर्ड जैसे तुम्हारा चेंज होता है तो, या फिर हम लोग एडवांस लेवल की जब एनसीईआरटी करेंगे तो उसमें मिनरल्स के और भी फायदे बताए जाते हैं, है ना। और भी जो बेनिफिट्स हैं उसको बताया जाता है। हिंदी में भी ये फायदे तुम्हें बताए गए हैं। जो रॉक्स होते हैं वो बहुत सारे मिनरल से बने होते हैं। तो सेल क्या है, विभिन्न खनिजों से मिलकर बनता है, तो सेल की डेफिनेशन होगी रॉक्स की। और मिनरल्स यानी खनिज की डेफिनेशन यहाँ पर है, खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और ये उद्योगों, इंडस्ट्री, मेडिसिन और फर्टिलाइजर्स में भी होता है। जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि इनका यूज करते हैं हम। ओके, तो ये सारी चीजें थी। आपके राज्य में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, चलो ये तो एक एक्टिविटी है जो नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन क्योंकि तुम एडवांस लेवल पे जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो
तुम्हें खुद पता करना पड़ेगा हर स्टेट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ना कि सिर्फ तुम्हारे स्टेट में, है ना। अब चलो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं फटाफट, जो कि इंपॉर्टेंट सेशन होता है यहाँ एनसीईआरटी में। क्वेश्चन आंसर में क्या है? पृथ्वी की तीन परतें क्या हैं? व्हाट इज द थ्री लेयर्स ऑफ अर्थ? तीन लेयर्स कौन सी हैं? क्रस्ट, भूपरपट्टी, मेंटल, इसको मेंटल ही कहते हैं हिंदी में, और कोर को क्रोड कहते हैं हिंदी में। शेल क्या है? अभी बता दिया। शेल क्या है, यानी कि रॉक्स क्या है ना। रॉक्स क्या है? दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। ओके। तीन प्रकार के रॉक्स के नाम बताओ। तीन प्रकार के रॉक्स कौन से हो गए? इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। आग्नेय, अवसादी और कायांतरिक। अच्छा, एक्सट्रूसिव रॉक और इंट्रूसिव रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, यही बताना है कि मैग्मा के थ्रू जब सरफेस पर मैग्मा आकर फैल जाता है तो वो क्या कहलाता है? ये जब कूल होकर सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तो इसको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस कहते हैं। और जो मैग्मा क्रस्ट के नीचे ही ठंडा होके कूल होके सॉलिडिफाई हो जाता है, उसको इंट्रूसिव कहते हैं, है ना। तो इस तरह से जब मैंने क्लास को अगर रिपीट कर लोगे वीडियो, तो समझ में आ जाएगा कि आ, ये दोनों रॉक्स कैसे बनते हैं। रॉक साइकिल मैंने बताया था, रॉक साइकिल से आप क्या समझते हैं? रॉक साइकिल से आप क्या समझते हैं? भाई कोई भी रॉक्स किसी भी रॉक में कन्वर्ट हो सकता है, रॉक साइकिल। सैलों के उपयोग क्या है? अभी तुम्हें इस पैराग्राफ में, लास्ट वाले पैराग्राफ में यही बताया गया था कि क्या यूज है ना, सैलो का यानी रॉक्स का क्या यूज है। तो तुम्हें यहाँ पे देखा भी था अभी रॉक्स का क्या क्या यूज है ना। कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह वगैरह, इनको इंडस्ट्रीज में भी और मेडिकल में भी, फील्ड में भी, फार्मा में भी और फर्टिलाइजर में भी इसका यूज होता है ना। तो ये सब चीजें यूजेस तुम्हें उसमें लिखना है कि भाई इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। और उसके बाद देखो, कायंथित शैल क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सा है? मेटामॉर्फिक रॉक्स किसको कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स वो रॉक्स है जो वो इग्नियस और सेडिमेंट्री हीट और प्रेशर की वजह से, है ना, अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं, फॉर्म चेंज कर लेते हैं, उन्हीं को मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। ओके। अच्छा, यहाँ पे करेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द्रवित मैग्मा से बने सेल, यानी मॉल्टेन मैग्मा से जो बना हुआ रॉक है उसको क्या कहते हैं? इग्नियस। अर्थ की सबसे अंदर की परत, लेयर कौन सी है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रोड, यानी कोर इंग्लिश में कहते हैं इसको। ओके। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है? आर दे रॉक्स, आर दे मिनरल्स और दे फॉसिल्स? तो ध्यान रखना ये फॉसिल्स का उदाहरण है ना। सोना, पेट्रोलियम और कोयला किसके उदाहरण है? मतलब फॉसिल्स नहीं, सॉरी, फॉसिल्स नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पर खनिज होगा, मिनरल्स है। गोल्ड भी मिनरल है, पेट्रोलियम भी मिनरल है, कोयला भी मिनरल है। हाँ, जिसमें पेट्रोलियम और कोयला ये क्या है? फॉसिल से बना है, ठीक है, फॉसिल से बना है, बट फॉसिल्स का एग्जाम्पल नहीं है, ये मिनरल्स का एग्जाम्पल है। अब यहाँ देखो, कंफ्यूजन हो सकता है, स्टेटमेंट में बहुत हल्का सा ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और यही यूपीएससी के एग्जाम में इस तरह का डिफरेंस अगर आता है तो इस कंफ्यूजन में गलत आंसर भी पहले टिक हो जाता है। जैसे मैंने भी पहले जीवाश्म बोल दिया, लेकिन जीवाश्म नहीं होगा, आंसर क्या है? खनिज है। तो ये हमेशा इस बात का ध्यान में रखना है कि हमें सही उत्तर यानी सही आंसर जानने के लिए जो सेंटेंस है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है, उसमें थोड़ी भी अगर ढिलाई बचती तो गलत ऑप्शन चूज कर लोगे। वेल, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, कौन से रॉक्स जिसमें जीवाश्म यानी फॉसिल्स होते हैं? तो फॉसिल्स वाला रॉक्स कौन सा होता है? सेडिमेंट्री, है ना, बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। अगर नहीं पता तो वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो। और सादी सेल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? विच इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? सबसे पतली परत कौन सी है? अभी बताया था, जो 1% वॉल्यूम है, क्रस्ट, यानी भूपरपट्टी। ओके। एक और क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। मैच द फॉलोइंग। ओके, तो इसको मैच करते हैं, क्रोड, ठीक है, यानी कोर। अब ये देखो, इसका पूरा नीचे तक इसका ऑप्शन दिया हुआ है, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ देखो क्रोड है।
अब इसको मैच करते हैं। देखो, रोड मीन्स दैट इज सबसे भीतरी परत, इनर मोस्ट लेयर है ना। रोड इज द इनर मोस्ट लेयर, इसकी सबसे भीतरी परत। और खनिज मिनरल्स, ये किससे बना है? आ, इसको लिख लो यहाँ पे, कौन सा होगा बताओ फटाफट। तो मिनरल्स और शैल, देखो ये हो गया मिनरल और ये हो गया रॉक्स। तो क्रोड हो गया सबसे भीतरी परत, इनर मोस्ट लेयर। ओके। सियाल, सियाल किससे है? सिलिका एवं एल्यूमिनियम। अभी क्लास में बताया था थोड़ी देर पहले, सिलिका एल्यूमिनियम। ओके। क्ले किस में कन्वर्ट होता है? क्ले सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है, ये स्लेट में कन्वर्ट होता है। ये भी बता दिया था अभी, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ओके, अब कौन बचा देखो, खनिज। खनिज क्या है? खनिज यानी कि मिनरल्स। मिनरल्स का क्या होता है? एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, इसका एक सर्टेन केमिकल मिक्सचर होता है ना, केमिकल मिक्सचर जिसको हम मिनरल्स कहते हैं। सेल यानी पत्थर, इसका क्या यूज होता है? सड़क एवं यानी रोड और बिल्डिंग्स बनाने के लिए। ओके। तो इस तरह से तुम्हें इसको सही मैच करना था, जो हमने कर लिया यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। यहाँ का क्वेश्चन क्या है? देखो, हमारे सेशन में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे साथ साथ, एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ। यानी हम बेसिक टू एडवांस जाने वाले हैं। पहले बेसिक क्लियर कर लें तो हमारे यूपीएससी यानी आईएएस बनने का रास्ता आसान हो जाता है। कारण बताइए, क्यों हम अर्थ के सेंटर तक नहीं जा सकते? बिकॉज ऑफ इंटेंस प्रेशर एंड हीट। ओके। बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर अंदर है, जिसकी वजह से हम अंदर तक नहीं जा सकते। असादी सेल अवसाद से बनती है। कारण बताइए। असादी सेल अवसाद से बनता है। अब इसमें कारण क्या है? यही कि जो सेडिमेंट्स होते हैं, फाइनल सेडिमेंट्स, वो एक जगह लेयर में डिपॉजिट होते जाते हैं, है ना, और एक एक लेयर दूसरे लेयर को दबाती है और प्रेशराइज होके ये जो सेडिमेंट्स है फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। क्योंकि अवसादी सेल को बनने के लिए अवसाद ही चाहिए। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। बिल्कुल। क्यों बदलता है? बिकॉज ऑफ हीट एंड अगेन हीट एंड प्रेशर, है ना। क्योंकि संगमरमर क्या है, मार्बल क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कैसे बदलता है? ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। कारण तुमने बता दिया। ओके। आओ खेलें। दिस एक्टिविटीज फॉर किड्स। यूपीएससी यानी आईएएस बनने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो फिर अब ये सेशन हम एंड करते हैं यहाँ पे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। वी हैव फिनिश्ड चैप्टर सेकंड ऑफ एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 7। ओके। तो